अ, नमस्कार सर, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आप मेरे को सुन पा रही हैं? बिल्कुल सर, मैं क्लियरली आपको सुन पा रही हूँ और माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था मेरे तरफ से, तो हमें प्रोग्राम समय पे नहीं शुरू कर पाए। जी। हमारे साथ में रवि रंजन सर हैं और आज हम बहुत कुछ हमारे स्वतंत्रता दिवस पर डिस्कस करने वाले हैं। सर, वेलकम टू द शो। सर, मैं अ, जी, प्रियंका जी, आपका बहुत-बहुत जी धन्यवाद। आई मीन टू इस शो को सँभालने का, बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप। धन्यवाद। सर, हाँ, धन्यवाद मैं आपका करना चाहती हूँ कि मुझे आपको इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। आपने ये चीज़ मुझे ज़िम्मेदारी दी, मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है और काफ़ी कुछ आज हम प्रकाश डालने वाले हैं जो आज 1947 पे हुआ है। तो रवि रंजन सर हमें बताएंगे कि क्या वाकई में जो 14-15 अगस्त को 1947 में क्या हुआ था। सर, मैं सवालों से क्वेश्चंस हैं कुछ मेरे पास में, जी, जी। तो मैं उनसे शुरू करना चाहती हूँ या पहले आप थोड़ा अपने तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप क्वेश्चंस ही शुरू करिए। जी सर। सर, पहला सवाल है कि आपका जो सर वीडियोस की सर लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो कल क्यों नहीं एक कोई वीडियो आया आपका 14th अगस्त को? बहुत लोगों ने 14th अगस्त को वीडियोस दिए, ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, 15 अगस्त से पहले, जो और आज भी बहुत लोगों ने दिए। ये 15 अगस्त और उससे पहले 14 अगस्त जो था, ये हमारे लिए 14 अगस्त एक काला दिवस है। 14 अगस्त 1947 को हमारे शरीर के दो हिस्से काट दिए गए, दो लिम्स काट दिए गए। तो इसमें कोई खुशी मनाने की बात नहीं है। 14 अगस्त एक काला दिवस है। 15 तक हम 14 के उस शोक वाले माहौल से निकल नहीं पाते। और जहाँ तक 15 अगस्त की बात है, 15 अगस्त को अभी पूरे भारत में, और वो जो भारत नहीं रहा था 14 की, उसमें कत्लेआम हो रहा था, बे बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे, और हम लोग कौन सी सेलिब्रेशन कर रहे थे मुझे नहीं पता। इसको मैं इंडिपेंडेंस डे सब कहते हैं, तो पर कितनी इंडिपेंडेंस डे है या कितना डिपेंडेंस डे है, ये कहना मुश्किल है। मैं तो इसको एक, आज हम किस किस पे डिपेंड हैं? आज हम उन पे डिपेंड हैं जिन्होंने हमें तोड़ा। अपने खाने से लेके हर चीज़ पे उस पे डिपेंड हैं। तो कैसी इंडिपेंडेंस? ठीक है, एक सरकारी वो है तो उसको हमको भी मनाना है। और बहुत इंडिपेंडेंस डे पे हम सुन रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं तिरंगा लगाओ, आपने भी तिरंगा लगाया हुआ है। पर मैं जब राष्ट्रीय ध्वज को देखता हूं तो मुझे तो वो चतुर्वर्ण दिखता है, तिरंगा दिखता है नहीं मेरे को। तो उसमें 4 रंग दिखते हैं, तो ये 3 रंग कहाँ से आ गए? तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था, तिरंगा है या ये चतुर्वर्ण है, ये चतुररंगा है। तो पहले तो हम इसको तिरंगा शब्दावली अपनी ठीक करें, इसमें 4 रंग हैं, और अगर हमको 3 ही रखने हैं तो सबसे ऊपर जो हमारा रंग है केसरिया रंग, जिससे जो सूरज का रंग है, और फिर आसमान का रंग है नीला। तो सूरज होगा, आसमान होगा, तो ये पृथ्वी भी होगी, तो फिर हरे खेत भी होंगे, पर पहले उनका ज़रूरी है होना। तो ये दो तो हमें रंग रखने ही चाहिए। सफ़ेद भी एक प्रतीक है, और हरा रंग थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, भी करना पड़ेगा कि हमको रखना है या नहीं रखना। हम एक बार फिर इस पे रिवर्क कर सकते हैं, फिर इस पे एक हमारी बैठकें हो सकती हैं, हम सोच सकते हैं हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। क्या ये वाकई ही तिरंगा है या चतुर्वर्ण है? और ये अगर
रंगा है तो हम इसको चतुरंगा बुलाएं, तिरंगा ना बुलाएं। और दूसरी इसके साथ ही मेरी एक आंदोलन ये है कि ये जो 3 रंग तिरंगा जिसे हम कहते हैं, ये राष्ट्र का ध्वज है, और क्योंकि राष्ट्र का ध्वज है तो हम इसका अनादर नहीं करेंगे। जब हमारा कोई दूसरा ध्वज आएगा तो हम उसको सम्मान से रखेंगे और इसका भी अनादर नहीं करेंगे कभी भी। परंतु ये जो ध्वज है, 3 रंग जिस तरह से तिरंगा कहा जाता है, ये 3 रंग जो है एक पॉलिटिकल पार्टी का भी झंडा है। तो हमारी जो इस समय एक मुहिम चल रही है, एक आंदोलन चल रहा है, वो ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ध्वज जो है वो राष्ट्रीय ध्वज से, जो आज का हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो भी जब भी राष्ट्रीय ध्वज होगा, देशों के ध्वज बदलते भी हैं, सब कुछ होता है, उस राष्ट्रीय ध्वज से मिलता जुलता ना हो, ताकि कोई एक पार्टी को ये समझ के वोट ना लगा दे कि वो तो देश के लिए वोट दे रहा है। तो हमारी इसमें भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहूँगा इसमें भी जुड़ें, क्योंकि अगर किसी पार्टी को अपना झंडा अलग बनाना है तो राष्ट्रीय ध्वज से मिलता जुलता नहीं हो सकता, ना सेम और ना सिमिलर, क्योंकि बहुत से लोग उसमें ठगे जाते हैं। तो ये एक ठग नीति है जिस पार्टी ने भी इससे मिलता जुलता हुआ झंडा रखा है। वो ठगों की पार्टी की कौन समझते हैं ना, जिसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी में जानता हूं तो ठग को हम शायद कौन कहते हैं। तो जो कॉन्स की पार्टी है तो वो ये झंडा रखती है जी। सर जैसे कि काफी सारे कुछ ब्लैक डे रहे हैं हमारे हिस्ट्री में, जैसे कि 2 जुलाई रहा है, तो जी आप किस किस दिन को ब्लैक डे मानते हैं और उनका रीजन क्या है, उस पर थोड़ा सा हमें प्रकाश डालकर बताएं। जी, इतिहास जब लिखा जाता है रोज कुछ ना कुछ होता है, इसके समय आगे चलता है, रोज कुछ ना कुछ होता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। 13 दिसंबर 6 दिसंबर को एक युद्ध शुरू हुआ जो हमारा 13 दिन के बाद खत्म हुआ, जो विजय दिवस हम मनाते हैं। कारगिल में हमारी विजय हुई, वो विजय दिवस हम इस तरह के काले दिवस की तो आप 2 जुलाई की बात कर रहे हैं। जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था वो हम मैदान में जीते मगर टेबल पे हारे। वो एक सरेंडर था टेबल पे, डील थी इस टेबल पे, सेल आउट था टेबल पे, या कुछ और था ये नहीं कह सकते, मगर जिसे हम ट्रीटी मानते हैं, शिमला एग्रीमेंट मानते हैं, वो एक ट्रीटी नहीं थी। इस तरह की और भी ट्रीटीज हैं जैसे सिंध वाटर ट्रीटी, वो दुश्मन के लिए ट्रीट है और हमारे लिए ट्रेजेडी है। उस दिन को हमने जो साइन करा, हमने 93,000 बोलते हैं, असल में 1 लाख से ऊपर की फिगर है क्योंकि अलग अलग फिगर्स डिफाई होती हैं। वैशी दरिंदों को हमने छोड़ दिया, हमने अपनी फौज, अपने सैनिक हमारे बलिदान हुए, भारत को बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी, हमने मुक्ति वाहिनी, मुजीब वाहिनी, क्या क्या बनाया। और जब हमने ईस्ट पाकिस्तान के साथ लड़ रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट बन चुकी थी, ईस्ट पाकिस्तान के साथ हम लड़ रहे थे, तो जो युद्ध में हमारे साथी थे ईस्ट पाकिस्तान, और जिनके क्रिमिनल थे वो वेस्ट पाकिस्तान की पंजाबी पंजूक फौज, जिन्होंने वहां पे ऐसा आतंक ढाया जिसकी दुनिया में बहुत कम मिसालें मिलती हैं, उनको हमने कैप्चर करा। हमने उन्हें कैप्चर करा था, बट देवर देयर क्रिमिनल ऑफ वार, उनके क्रिमिनल ऑफ वार थे, वो हमारे नहीं थे। क्योंकि उन्होंने आतंक कहाँ करा? ढाका में करा, चिटगांव में करा, उन्होंने कोई दिल्ली या कलकत्ता में या मुंबई में नहीं करा। क्रिमिनल किसके थे? बांग्लादेश के। और हमने उन्हें छोड़ दिया, और वो छोड़ने के बाद वो सरेंडर आर्मी अपने को दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी अहम को जीतने के लिए, फिर उसने वहाँ के सिविलियन, स्पेशली बलूचों पे, सिंधियों पे एक आतंक का दौर शुरू करा। ये सरेंडर आर्मी किसी आर्मी से तो लड़ नहीं सकती,
चाहे वो तालिबान के लड़ाके हों, चाहे वो ईरान के हों, चाहे वो कहीं के हों, हर जगह से ये भाग जाती है दुम दबा के, और सरेंडर करने में ये माहिर है, इससे बड़ा सरेंडर का रिकॉर्ड नहीं मिलता। मगर ये सिविलियंस पे, बलूचिस्तान पे इन्होंने जुल्म ढाए। और बांग्लादेश जो हमारा मित्र बनना था, उसके कई कारण थे, वो हमारे साथ नहीं आया। उसमें एक कारण था, हमने उनके चोर छोड़े, इसलिए हम उस, और ये शिमला एग्रीमेंट के थ्रू हुआ। ये क्या वार स्टोरी थी, लव स्टोरी थी, क्या थी, हमें समझ नहीं आया। वहाँ पे टेबल पे क्या प्यार भरी बातें हुई, और जो युद्ध बंदी थे उन्हें छोड़ दिया गया, युद्ध खत्म हो गया टेबल पे। ना आर्मी से पूछा गया, कि ना आर्मी को लिया गया, और उन सबको छोड़ दिया। और हमारे 54 मिसिंग पर्सन्स आज तक नहीं मिले। मुझे एक नाम याद आ रहा है, मुझे एक महिला मिली थी, शायद डॉली अडवाणी उनका नाम था। वो अपने पिताजी को खोज रही थी, शायद उसका जन्म भी उनके पिताजी के POW होने के बाद हुआ था। तो सारी जिंदगी उस बच्ची ने सर की आवाज चली गई है बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। सर फिर से ज्वाइन करेंगे। सर आवाज आ रही है आपको? मेरे को आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है? जी सर, लास्ट की लाइन एक दो रिपीट कर दीजिए। थोड़ा नेटवर्क की वजह से आपका अच्छा, जी, स्क्रीन जो है वो फ्रीज हो गया मेरा था। ये कहना है कि हमने उनके लाखों फौजी छोड़ दिए जो सरेंडर कर चुके थे। उससे हम, उस समय हमारे पास ये पावर थी कि हम ना खाली कश्मीर ले सकते थे, लाहौर भी वो छोड़ते, और बांग्लादेश के भी उस समय कुछ और नक्शा निकलता। ये मैं अभी नहीं उसकी डिटेल। तो हमने बांग्लादेश के साथ कोई न्याय नहीं किया, तो वो हमारे साथ नहीं खड़े हुए। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि हमने उन क्रिमिनल्स को छोड़ा, तो ये नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए था। और अपने जो विजयी पार्टी थी वो अपने लोग नहीं ला सकी, और हारे वालों के हमने सब दे दिए। तो उस समय अगर हम चाहते, वॉर पेनल्टी भी उन पे लगाते, हम कश्मीर भी उनसे लेते, और हम उनको छोड़ते भी नहीं। उनका ट्रायल अंडर द बांग्लादेश लॉ होना चाहिए था, ये हमने नहीं करा। तो ये बहुत सारे काले दिवस हैं। इसी तरह जिसे हम आज बड़ी गर्व से मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस, वो कितने हम स्वतंत्र हुए हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब क्योंकि ये एक मनाया जा रहा है, सरकारी वो है, तो इसको हम कंडेम भी नहीं करेंगे, काटेंगे भी नहीं। तो ये, मगर उसमें हम उसका हिस्सा बने, ये भी जरूरी नहीं है। 14 अप्रैल 1944, जिस दिन आजाद हिंद फौज ने भारत की मेन लैंड पे, मुख्य भूमि पे अपना झंडा लगा दिया था, हम तो उस दिन आजाद हुए थे। ये, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जो अंत हुआ, उसमें जितनी एक्सिस फोर्सेस थी उन सब ने युद्ध में अपने को हारा हुआ माना, सरेंडर करा। मगर आजाद हिंद सरकार ने और आजाद हिंद फौज ने सीज फायर करी है। सो ऑफिशियली उसने कभी सरेंडर नहीं करा, और वो जो झंडा लगा हुआ है वो तब से लगा हुआ है, और आज हम उसको मानते हैं, उस झंडे को। तो मैं तो उसको स्वतंत्रता दिवस मानता हूँ। और ये एक किसी दिन को पकड़ लेना, क्योंकि उस दिन कुछ कागजों का हेर फेर हुआ था, हेर फेर शायद गलत शब्द हो गया, कुछ कागजों का आदान प्रदान हुआ था, कोई किसी ने कागज साइन करे, किसी ने कुछ लिया, और उसको हम इंडिपेंडेंस डे मानते हैं। मगर उसके बाद भी अंग्रेज गया नहीं था, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फिर भी अंग्रेज बैठा रहा, हमारे यहाँ पे कोर्ट्स में अंग्रेज बैठे रहे, सारा कुछ वो चलता रहा। और आज तक अभी हमारे किसी दोस्त ने उस पर इनिशिएटिव लिया, मैं कई साल से ये बात बोल रहा हूँ कि जिस जहाज में हमारा प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स बैठते हैं, उसके ऊपर वीटी लिखा होता है। वीटी का अर्थ कोई नहीं जानता, वाइस रॉय टेरिटरी। तो किस बात की आज़ादी, जब हमारे आज तक एक साउथ सुडान देश है जिसने आज़ाद, उसके इतने भी उसके पास जहाज नहीं है जितने हमारे एक बिजनेसमैन के पास प्राइवेट जहाज होंगे, बड़े किसी इंडस्ट्रिस्ट के पास। उसने अपना SU से
एस ले लिया, साउथ सुडान। यानी यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ तो उन्होंने नंबर यूके ले लिया। तो ये एक बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो उन्होंने एच नंबर ले लिया। छत्तीसगढ़ अलग हुआ। मगर हम आज तक अपने को उनसे अलग नहीं मानते, तो आज तक हम वीटी में ट्रेवल कर रहे हैं। तो किस बात की आज़ादी? जी सर। कौन सी आज़ादी? सर अगला सवाल है, आप गोल्डन दिवस यानी कि इस देश के सुनहरे दिन किस किस को मानते हैं इस देश में? सर मैं 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगी, 1 सेकेंड। जी सर। जी, लेट्स कंटिन्यू। सर जो अगला सवाल था वो ये है कि आप इस देश के सुनहरे दिन किस 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 दिन को मानते हैं? जी, अभी जैसे मैंने बताया 14 अप्रैल, जिस दिन हमारे झंडा लगा था, आज़ाद हिंद सरकार ने, आज़ाद हिंद फौज ने मोरंग पे हमारा झंडा लगाया था। उससे पहले भी कुछ टापू काबू किए थे, मगर मेन लैंड पे उस दिन लगाया था। ये एक गोल्डन दिवस है। अभी आगे अगले महीने में 16 तारीख को, 16 सितंबर को वर्ल्ड झटका डे है। इसको हम गोल्डन, क्योंकि हमारे ऊपर हलालोनॉमिक्स थोपी जा रही है, तो उसके अगेंस्ट झटके का एक प्रोग्राम चल रहा है। मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ, गोल्डन डे मानता हूँ। 14 अप्रैल तो है ही है। तो जब हम इतिहास उठाते हैं तो बहुत सारे चीज़ें आती हैं। द फॉल ऑफ ढाका इज़ गोल्डन डे फॉर अस। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हम इन सबको मानते हैं कि ये गोल्डन डेज हैं, और लेट्स सेलिब्रेट। हाँ, 14 अगस्त जो है वो हमारे लिए बधाई दिवस है। सर 14 अप्रैल के बारे में थोड़ा विस्तार से आप हमें बताएं। आज़ाद हिंद सरकार, पहले तो हम इसको आज़ाद हिंद फौज कहते हैं, फौज ने कब्जा लिया था, मगर वो किसके बिहाफ पे लिया था? आज़ाद हिंद सरकार के। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद सरकार थी, वो केवल फौज नहीं थी। अगर खाली फौज हो तो वो मर्सनरीज होते हैं। वो एक पूरा सिस्टम था। फौज के साथ साथ आज़ाद हिंद सरकार के अपने डिपार्टमेंट्स थे, फॉरेन डिपार्टमेंट्स थे, और उस समय उनका जो बजट था इतना बड़ा था कि वो कई कंट्रीज के साथ उनको पैसा दे रहे थे, उनको फाइनेंस कर रहे थे, और 6 कंट्रीज में एम्बेसीज थी आज़ाद हिंद सरकार की, उनको रिकॉग्नाइज कर रहे थे। तो ये आज़ाद हिंद सरकार भारत की पहली सरकार थी, कई 100 वर्षों के बाद, जो भारत की सरकार थी, भारत के जनमानस की सरकार थी। और उस सरकार की फौज ने, आज़ाद हिंद फौज ने 14 अप्रैल को जो आज मणिपुर में मोरंग जगह है, उस पे जाके अपना झंडा फहराया एंड मिलिटरली टेक ओवर करा अंग्रेजों से। वो कोई कागज साइन नहीं करे थे कि साहब आप चले जाओ। जो टेक ओवर्स होते हैं वो इस तरह नहीं होते।
और फिर भी 14 अगस्त को बहुत मारकाट हुई। मैं 14 अप्रैल से 14 अगस्त पे आता हूँ, और मेरा फिर ये मानना है कि उसमें एक आर्टिफिशियल देश क्रिएट हुआ, पाकिस्तान, जो मजहब के आधार पे हुआ, और मजहब के आधार पे वो टूटा भी, और लैंग्वेज के आधार पे वो टूटा भी। और वो जो गलती हो गई, वो पाकिस्तान ना होके वो पंजाबिस्तान बना, पंजुकिस्तान बना। और वो जो आर्मी फ्री हो गई, पिट के आई बांग्लादेश से, उन्होंने बाकी के पाकिस्तान नॉन पंजाबीज के ऊपर बेअंत जुल्म करे, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये जो आर्टिफिशियल कंट्री क्रिएट हुई थी, इसका समाप्ति होनी चाहिए। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। पीओके हमारा है, हमें मिलना चाहिए। और फिर मैं एक बात कहता हूं जो बड़ी एक वो है कि जो लकीरें नक्शे में टेढ़ी रह जाती हैं, वो तलवार की नोक से सीधी होती हैं। और जहां तक इस पंजुकिस्तान की बात है, इसकी आर्मी के जितने जनरल्स हैं वो सब समझ चुके हैं कि ये एक, इट्स ए नॉट ओनली फेल्ड स्टेट, इट्स ए डेड स्टेट। वो अपने एसेट्स निकाल चुके हैं, वो फॉरेन में सेटल हो चुके हैं, और आखिरी वो इकट्ठा कर रहे हैं। सर का नेटवर्क चला गया है। सर थोड़ी देर में जुड़ेंगे फिर से। अब आ रही है आवाज आपको? जी तो आपने मेरे से बड़े सारे सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। आपने काफी प्रश्न करे। मैं आ रही है। नेटवर्क इशू होने से हम थोड़ा सा जुड़ नहीं पा रहे हैं सर से। अब आइए आपको आवाज? नहीं सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर डेफिनेटली जुड़ेंगे, अभी हमारे साथ में थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। जी सर, नेटवर्क की वजह से आवाज थोड़ी चली गई थी। अब आपको आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है आपकी आवाज। जी जी, आपने सर काफी जी जी सर, जी आपने काफी प्रश्न दागे। अब मैं भी एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जी सर। 4 रंगा है, चतुर्वर्ण है, या तिरंगा है? क्योंकि मैं जब देखता हूं मेरे को इसमें 4 रंग नजर आते हैं। तो जरा आप मैं आपको ये माफी चाहती हूँ सर की आवाज आप फिर से इसको चली कैसी? गई है। और सर थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से आवाज नहीं आ रहा है। तो जिस तरीके से रवि रंजन सर ने हमें इतने जरूरी और इतने सारे मिसिंग पॉइंट्स बताए, जो और शायद हमने कभी सोचा भी नहीं है, और ना ये हमारे किताबों में लिखे गए हैं, वो चीजें आज हमें जानने को मिल रही है। तो कभी कभी सोचने को मजबूर हो जाते हैं कई में, इतने सालों से क्या वो वाकई हमारा स्वतंत्रता दिवस था? इसी पर हम बात कर रहे हैं सर। थोड़ा नेटवर्क चला गया था तो मैं सवाल सुन नहीं पाई आपका। सो आप जी एक जी, बार फिर से मैं दोहरा दें सवाल। आपको आवाज आ रही है अब? जी सर, आ अब रही है। आपको मेरी आवाज आई? मैं ये कह रहा था, आ रही है आपने सर। काफी प्रश्न दागे। हाँ, आपने काफी प्रश्न दागे। मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज जी है, आप इसको तिरंगा कहते हैं, इस पे आपको 3 रंग दिखते हैं या 4 दिखते हैं? मेरे को 4 दिखते हैं। तो और अगर तिरंगा ही करना है तो इसमें से एक हमारे को रंग हटाना पड़ेगा, तो ये तिरंगा होगा। तो इसके ऊपर हमारे गहन अध्ययन हो सकते हैं, इस पे हमारे संसद में बात लाई जा सकती है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको कितने इसमें रंग दिखते हैं?
सर मुझे इसमें 4 रंग दिखाई देते हैं। अच्छा, तो फिर अब हम इसको तिरंगा कैसे कह दें? और तिरंगा अगर हो तो उसके लिए फिर कैसे बात तो उसको? सही है सर, आपने एक्चुअली एक नए दृष्टिकोण की तरफ हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। कभी हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि हमारे दिमाग में इस तरीके से डाल दिया गया है, हमारे किताबों में डाल दिया गया है कि ये तिरंगा है, जबकि सच माना जाए तो इसमें 4 रंग हैं। एक अशोक चक्र का नीला रंग भी है, जिसको हम भूल जाते हैं। तो मुझे ये तिरंगे की जगह चौरंगा दिखाई देता है। जी, तो बस तो हम सबको ये चौरंगा ही दिखता है और हमें इसको चौरंगा ही मानना चाहिए। और तिरंगा करना है तो एक रंग हमें कम करना पड़ेगा, शायद नीचे वाला या जो भी, जो हमारे को सूट करता है। और दूसरा ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार नहीं है कि इस तिरंगे के ऊपर वो कोई हाथ पैर चरखा वर्खा वगैरह वगैरह लगा के कोई इस तिरंगे को अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यूज कर रहे हैं, पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, वोटिंग के लिए। क्योंकि जब उसको तिरंगा मैं देखता हूं और उधर भी वही तिरंगा होता है तो कंफ्यूजन हो जाती है कि ये तो एक वो ये समझता है ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, इसको क्या, इसके लिए क्या बटन दबाना? बटन तो मैं अपने देश के लिए दबाऊंगा, तिरंगे के लिए दबाऊंगा, जिसे तिरंगा कहते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो भी इसको चला रही हैं, ये एक ठगबाजी है कि दिस इज ए कॉम्स पार्टी अगर कोई चलाती है तो उसको हमको हटाना है। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं और मैं जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उन सबसे मैं चाहूंगा कि वो इसके ऊपर जुड़ेंगे हमारे साथ। साथ फिर से नेटवर्क इशू हो रहा है। अ, जी, तो जी, ये तो मैं ये जी सर, चाहूंगा तो कि हाँ बोलिए। जी सर, जी कंटिन्यू कीजिए। मैं यही जी सर। चाहूंगा कि एक तो इसको तिरंगा है या चतुर्वर्ण चतुरंगा है ये तय कर लिया जाए। दूसरी बात, अगर तिरंगा है तो ये कैसे होगा, इसमें से कौन सा रंग हटाया जाए? ठीक है। और और ये जो तिरंगा है जिसे हम तिरंगा कह रहे हैं, इस शेप में जब तक ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये उसके बाद कूल डाउन पीरियड तक ये रंग ऐसी सेम या सिमिलर पैटर्न में किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट गैदरिंग के लिए नहीं दिया जा सकता। जी, जी, इसमें जी। हमारी इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, आपकी मदद चाहिए। जी। बिल्कुल सर। सर एक और सवाल है, जो मैं अपने तरफ से युवाओं की तरफ से पूछना चाहती हूँ कि इसमें आप तो सर इतना हिम्मत करके आप ये जागरूकता फैला रहे हैं, इसमें युवाओं का क्या योगदान होना चाहिए? युवा इससे किस प्रकार जुड़े और किस तरीके से अपना योगदान दें? ये ज़रूरी नहीं कि वो बड़ी-बड़ी रैलियाँ निकालें, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर छोटे-छोटे योगदान कैसे दिए जा सकते हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाने में? जी, अभी जैसे मैंने बताया कि हम इस इश्यू को लेके आ रहे हैं संसद में कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस पैटर्न से इन 3 रंगों का झंडा नहीं दिया जाना चाहिए। उनका झंडा बदला जाना चाहिए। या अगर कोई ऐसी कोशिश करता है राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय चिन्ह को अपनी पॉलिटिकल पार्टी में यूज़ करता है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसल होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें बहुत सहयोग की ज़रूरत होगी। अभी जो इस समय जो लोग हैं वो सारे हमारे पास आपने नंबर दिया है तो हम लोग इस पे ये कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये 3-4 दिन के बाद बड़े हेक्टिक रूप से हम एक वो कैंपेन कर रहे हैं कि ये तिरंगा जब तक ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको हम मानते हैं, अगर इसमें कोई चेंज नहीं आता, ऑफ कोर्स चेंज आएगा, पार्लियामेंट से आएगा। तो जब तक ये चेंज नहीं आता या चेंज आने के बाद भी अगले कूल डाउन पीरियड 10 साल 20 साल तक इस पैटर्न में कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना झंडा नहीं बना सकती। दैट्स द बॉटम लाइन। जी सर।
सर तो यही मेरे कुछ सवाल थे। लेकिन सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि युवाओं से आपकी क्या उम्मीद है और आप किस तरीके से देखते हैं कि हाँ जैसे मैं ये आज मैं जान चुकी हूँ, आपने बहुत चीजों पर प्रकाश। जी सर। हाँ जी, मैं इसको इस तरह कहूँगा, बच्चों से मेरे को क्या उम्मीद है, आप जैसे बच्चों से, क्योंकि युवा तो अभी मैं हूँ, तो जब मैं युवा हूँ तो आप बच्चे हैं, तो मुझे बच्चों से बहुत उम्मीद है। आप लोग इस इस आंदोलन में जुड़िए, इंडिविजुअली जुड़िए, कलेक्टिवली जुड़िए, और एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग ज़रूर रखें कि वो हमारे आगे काम आएगा। हमने बहुत सारे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रयास हैं। जैसे अभी अगर वो हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे देश में आतंकवाद फैलाते हैं, तो हम आतंकवाद तो नहीं फैलाएंगे, मगर वहाँ पे जो जेन्युइन उनके राइट्स हैं, बलूचों के और सिंधियों के या और लोगों के, तो उसके लिए हम एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ इसमें आप सबकी ज़रूरत है। हमें उस आर्टिफिशियल स्टेट का जो 14 अगस्त 1947 में बनी थी, उसका 14 अगस्त 2023 से पहले उसका खात्मा बहुत ज़रूरी है, और उसको हम डेडलाइन मान के चलें तो हम ये कर पाएंगे। 2022 में वैसे तो इसका अंत हो चुका है, अगर आप वीडियोस देखेंगे, आर्मी में बगावत हो चुकी है, आर्मी वर्सेस आर्मी है, आर्मी वर्सेस नेवी है, इस तरह की कई चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। तो ये हमारी इंडिपेंडेंस कोई भी दिन हो, चाहे हम उसको 14 अप्रैल माने और चाहे 15 अगस्त माने, वो उस दिन पूरी होगी जिस दिन हमारा नक्शा पूरा होगा, और वो नक्शा पूरा होगा हमारे बिलीफ्स के हिसाब से, ना कि कोई। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो एक देश हो, वो यूरोपियन यूनियन की तरह भी हो सकता है, या कुछ उसमें और भी हो सकता है, या एक भी हो सकता है। ये स्थितियां, परिस्थितियां और कई चीज़ें, मगर उस एक दानव स्टेट का, एक दानव का खात्मा बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम बालूचिस्तान की भी मदद करना चाहते हैं, हम सिंध की भी मदद करना चाहते हैं, और ड्यूरन लाइन को जो नहीं मानते पठान, हम उनकी बात को भी एंडोर्स करते हैं, वो ठीक कहते हैं, ये ड्यूरन लाइन गलत है। जी सर, मैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और मैं उनमें से कुछ कमेंट्स पढ़ देना चाहती हूँ, और उसी के साथ आज का ये प्रोग्राम एंड करना चाहती हूँ। कई कई लोगों ने इस चीज का समर्थन किया है सर कमेंट्स में, जो भी आप कह रहे हैं कि जैसे कि कई लोग कह रहे हैं सर मुझे भी अब 4 रंग दिखाई दे रहे हैं। मैं इस कमेंट को हाईलाइट करना चाहती हूँ। राज शर्मा जी कह रहे हैं, और राज शर्मा जी ये भी कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। और हमारी आईजीएस भरत भी जुड़ी है हमारे साथ में, दीदी हमारी, उन्होंने भी यही कहा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राज शर्मा जी ये भी कहते हैं कि सर इसीलिए मैं भी इस स्वघोषित स्वतंत्रता दिवस को मात्र औपचारिकता ही समझता हूँ। हिंदू आज भी मानसिक गुलाम है। सो लकी जी का कहना है कि पार्लियामेंट में बिल भी पास होना चाहिए। लकी जी ये भी कह रहे हैं कि ट्रेंड बनाओ, और आपके हलाल को भी, सब आपका जो हलाल मुहिम है जिसको आप चला रहे हैं इतने जिम्मेदारी के साथ, उसके भी कई लोग तारीफ कर रहे हैं। तो इसी के साथ सर मैं आखिरी में अगर आप कुछ शब्द कहना चाहें। जी, अब आप जैसे बच्चों से बहुत उम्मीद है, आप आगे आइए, इस चीज़ को संभालिए, और हमको पूरी अपनी सिविलाइजेशन, इस समय इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इज अगेंस्ट इंडियन सिविलाइजेशन। हमारी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट हमारी सिविलाइजेशन को खा रही है। हमें अपनी सिविलाइजेशन बचानी है, अपना धर्म बचाना है,
और इसके लिए बहुत काम ज़रूरी है। जैसे पार्लियामेंट में पास करना, उसके लिए काफ़ी चीज़ें हमारे को चाहिए, पेपर वर्क चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, प्रेजेंट करने वाले लोग चाहिए। हम इस सब पे काम कर रहे हैं, मगर कहीं और हाथों की ज़रूरत है। इसमें हर चीज़ का अर्थ की और ज़रूरत है, हाथों की और ज़रूरत है, और इनपुट्स की ज़रूरत है। तो हम सब मिलके ही इसको कर सकते हैं। तो अ, एक ये कैंपेन हमारी होनी चाहिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तिरंगे को यूज़ नहीं कर सकती। जी सर। और अंत में सर मैं भी कुछ 2 लाइन कहना चाहती हूँ। जी। आपका सर सबसे बड़ा धन्यवाद। मैं आज के दिन के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। मैं किन शब्दों में बयान करूँ कि मैं किनका इंटरव्यू ले रही हूँ उन्हीं के चैनल पे। मुझे आपने मौका दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर, लेकिन ये आज का दिन मेरे लिए गोल्डन डे हो गया। आई से मतलब मैं कहूँगा कि कहते हैं रेड लेटर डे, तो मेरे लिए भी बहुत लकी डे है, गोल्डन डे है, रेड लेटर डे है। तो हाँ, आप जैसे बच्चे सर आगे आए, आप जैसे सर वो बच्चे आगे कहते आए। हैं ना कि जीवन में जब हम बहुत पावरफुल पर्सनालिटी से मिलते हैं, सही लीडर्स से मिलते हैं, तो मैं आज महसूस कर पा रही हूँ जो मैं आज आपके सामने मैं महसूस कर रही हूँ कि जो सही सच्चे लीडर्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। और जिस निस्वार्थ भाव से सर आप कर रहे हैं, मुझे तो इतना पता भी नहीं है कि आपने जीवन में ये झटका मूवमेंट चलाने के लिए या और भी जो मूवमेंट्स आप चला रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपने कितने खतरे उठाए होंगे। लेकिन अ, आप जैसे लीडर्स के लिए मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ। और बहुत-बहुत धन्यवाद सर। एंड आई विल मेक श्योर कि इस प्रोग्राम्स की मैं छोटी-छोटी क्लिपिंग्स बनाकर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूँ। और मैं जो भी युवा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसमें इतनी जानकारी है हमारे इतिहास को लेकर जिसको पूरी तरह से हमारी किताबों में पलट दिया गया है। तो आप जितने लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएँगे उतना अच्छा होगा। तो मैं सभी से एक निवेदन करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद।